साल 2005 और 2006, सिंगूर और नंदीग्राम, ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं। ये बंगाल की राजनीति के वो दो ज्वालामुखी हैं जिन्होंने दशकों पुरानी सत्ता को भस्म कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ चिंगारी थी, असली आग सिंगूर में लगी। आज जो आप जानेंगे, शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई से, इतने खौफनाक सच के साथ बताया हो। क्या आप यकीन करेंगे कि एक हवाई चप्पल और 500 रुपए की सफेद सूती साड़ी पहनने वाली एक साधारण सी दिखने वाली महिला देश की सबसे अभेद्य राजनीतिक व्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है? आज हम किसी आम नेता की बात नहीं कर रहे हैं। कल्पना कीजिए राहुल की, एक आम पत्रकार जिसने अपना घर, अपना करियर दांव पर लगाकर सालों तक धूल फांकती फाइलों और बंगाल की खूनी राजनीति के दस्तावेजों को खंगाला। आज हम राहुल की उसी खोज के जरिए उस कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो खून, आंसुओं, जिद और एक ऐसी प्रतिज्ञा से लिखी गई है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, वो खौफनाक रात और वो अरबों का खेल तो अभी आना बाकी है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और समय के पहिए को पीछे घुमाइए। आप कोलकाता की एक संकरी गली में खड़े हैं। साल है 1970 का दशक। ये वो दौर था जब बंगाल की सड़कों पर नक्सलवाद और राजनीतिक हत्याओं का खून बह रहा था। आप एक 17 साल की लड़की को देखते हैं। उसके सामने उसके पिता प्रोमिलेश्वर बैनर्जी बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनका सही से इलाज करवाया जा सके। गरीबी एक ऐसा कैंसर बन चुकी है जो उस लड़की के पिता को उसकी आंखों के सामने निगल रही है। अगर आप उस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते? शायद आप टूट जाते, किस्मत को कोसते या हमेशा के लिए हार मान लेते। लेकिन कोलकाता में जन्मी उस लड़की ने हार नहीं मानी। पिता की मौत के उस दर्द ने उसके अंदर एक ऐसी आग को जन्म दिया जो आगे चलकर 34 साल पुराने एक अजेय राजनीतिक साम्राज्य को जलाकर राख करने वाली थी। उस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। 1970 के दशक में जब बंगाल में वामपंथियों का लाल झंडा आसमान छू रहा था और किसी की उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, जोगमाया देवी कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई करते हुए जब बाकी लड़कियां अपने भविष्य के शांत और सुरक्षित सपने बुन रही थीं, तब मात्र 15 साल की उम्र में ममता राजनीति के उस दलदल में उतर चुकी थीं जहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। सोचिए, एक 15 साल की लड़की जिसके पास न पैसा है, न बाहुबल है और ना ही कोई राजनीतिक गॉडफादर, वो सीधे राज्य की सबसे हिंसक और ताकतवर सत्ता से टकरा जाती है। उन्होंने छात्र परिषद यूनियन का गठन किया और उस दौर की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वामपंथियों से जुड़ी थी, को छात्र संघ चुनावों में धूल चटा दी। ये कोई छोटी जीत नहीं थी। जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री और इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स करने वाली इस लड़की ने किताबों से ज्यादा सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाकर संघर्ष करना सीख लिया था। पर क्या सिर्फ जज्बे और भाषणों से सत्ता हिलाई जा सकती है? चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी से इसे समझते हैं जो उस वक्त सत्ता की शिखर पर था। मान लीजिए आपका नाम सोमनाथ चैटर्जी है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं, एक ऐसा नाम जिसके सामने अच्छे अच्छे राष्ट्रीय राजनेता चुनाव लड़ने से कांपते हैं। साल है 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव का माहौल है। जादवपुर जैसी वामपंथियों की सबसे सुरक्षित सीट पर आपके सामने कांग्रेस ने एक युवा अनुभवहीन लड़की को खड़ा कर दिया है। आपको लगता है कि ये तो एक मजाक है। आप प्रचार भी ठीक से नहीं करते, लेकिन वो लड़की, वो मीलों पैदल चलती है, खुद दीवारों पर अपने पोस्टर चिपकाती है और लोगों के दरवाजों पर जाकर सिर्फ एक मौका मांगती है। जब नतीजे आते हैं तो पूरा देश सन्न रह जाता है। वो युवा लड़की आपको हरा देती है। सोमनाथ चैटर्जी जैसे दिग्गज को धूल चटाकर ममता बनर्जी भारत के इतिहास की सबसे कम उम्र की सांसद बन जाती हैं। दिल्ली के अखबारों में हेडलाइन छपती है, जायंट किलर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहां से उनका सफर आसान हो गया, सत्ता के गलियारे उनके लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार थे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली खौफनाक रात तो 1992 में आने वाली थी। एक ऐसी रात जिसने ममता के अंदर के राजनेता को एक खूंखार विद्रोही में बदल दिया। दिसंबर 1992 की कड़कड़ाती ठंड, दीपाली बसाक नाम की एक शारीरिक रूप से अक्षम लड़की। जरा सोचिए उस लड़की के बारे में जो खुद चल फिर नहीं सकती। उसके साथ सीपीएम कैडर के सौभाग्य बसाक द्वारा कथित तौर पर बर्बर बलात्कार किया गया था। न्याय व्यवस्था सो रही थी।
पुलिस की जबान पर ताले थे। तब ममता बनर्जी उस बेबस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उसे लेकर सीधे राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गईं। राइटर्स बिल्डिंग, जो उस समय बंगाल की सत्ता का गुरूर था, मुख्यमंत्री का दफ्तर था। ममता मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थीं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर प्रशासन ने एक महिला नेता के साथ जो किया, वो आज भी बंगाल की राजनीति का सबसे काला दिन माना जाता है। पुलिस ने ममता बनर्जी को बेरहमी से पीटा, उनके बाल पकड़कर उन्हें सीढ़ियों से घसीटा गया। राहुल, जिसने इन पुलिस रिकॉर्ड्स को निकाला, वो बताता है कि उस रात थाने के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी उबल रहा था। उस रात हवालात की सलाखों के पीछे से ममता के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने बंगाल का भविष्य तय कर दिया। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में एक खौफनाक जिद थी। उन्होंने कसम खाई, अब मैं इस राइटर्स बिल्डिंग में तभी घुसूंगी जब मैं इस राज्य की मुख्यमंत्री बनूंगी। उससे पहले मैं इस मनहूस इमारत में कदम नहीं रखूंगी। अगर आप ममता की जगह होते, इतनी बर्बरता सहने के बाद, तो क्या आप राजनीति छोड़कर अपनी जान नहीं बचा लेते? लेकिन ममता मिट्टी की नहीं, आग की बनी थी। 1997 आते आते उन्हें समझ आ गया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वातानुकूलित कमरों में बैठकर वो बंगाल के वामपंथी किले को नहीं भेज सकती। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कई राजनीतिक पंडितों ने राजनीतिक आत्महत्या कहा। उन्होंने अपनी मूल पार्टी कांग्रेस छोड़ दी और फिर मुकुल रॉय के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। 9 अगस्त 1997 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना। घास और फूल का वो चुनाव चिन्ह जो देखने में जितना साधारण था, आगे चलकर बंगाल की राजनीति में उतना ही घातक साबित होने वाला था। 1999 में अपनी ताकत बढ़ाते हुए वो एनडीए सरकार में शामिल हुई और रेल मंत्री बनी। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने राज्य के लोगों से किया हुआ वादा निभाना शुरू किया। नई दिल्ली सियालदाह राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा पुरुलिया रूपसी बांग्ला एक्सप्रेस, अरण्यक एक्सप्रेस और न जाने कितनी नई ट्रेनें बंगाल के लिए शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने ट्रांस एशियन रेलवे के जरिए बांग्लादेश और नेपाल को जोड़ने का भी साहसिक प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उनका लक्ष्य वो राइटर्स बिल्डिंग थी जहां से उन्हें घसीट कर निकाला गया था। फिर आता है उनकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज। राजनीति में एक पल में आप राजा होते हैं और दूसरे पल रंक। 2004 के आम चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को एक ऐसा करारा झटका लगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ममता अपनी पार्टी से संसद पहुंचने वाली इकलौती सदस्य रह गई। पूरा देश उनके मजे ले रहा था। वामपंथी अखबारों ने लिख दिया कि ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। लेकिन राजनीति में एक कहावत है, जब शेर घायल होता है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और फिर आया साल 2005 और 2006, सिंगूर और नंदीग्राम। ये सिर्फ दो नाम नहीं, ये बंगाल की राजनीति के वो दो ज्वालामुखी हैं जिन्होंने दशकों पुरानी सत्ता को भस्म कर दिया। राहुल जब इन गांवों में पहुंचा तो वहां आज भी हवा में बारूद और आंसुओं की गंध महसूस होती है। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप से। उनके सीईओ बेनी संतोसो बंगाल में एक बहुत बड़ा निवेश करने आ रहे थे। वामपंथी सरकार ने औद्योगिकरण के नाम पर हावड़ा और नंदीग्राम में उपजाऊ कृषि भूमि उन्हें सौंपने का फैसला कर लिया। किसानों की पीढ़ियों पुरानी जमीनें छीनी जा रही थीं। ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ ताज होटल के बाहर डटी थी, जहां संतोषो रुकने वाले थे। सरकार इतनी डरी हुई थी कि संतोषो को तय समय से 3 घंटे पहले ही गुप्त रूप से वहां पहुंचा दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ चिंगारी थी, असली आग सिंगूर में लगी।